गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए अपने एमसीक्यू सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, चिपको आंदोलन का संबंध है। चिपको आंदोलन जो है ये आपका 1973 में शुरू हुआ था। कहां पर? उत्तराखंड के चमोली जिले में। इसमें खास तौर पे जो महिलाएं होती थी वो पेड़ पौधे से, जो वृक्ष होते थे उनसे चिपक जाती थी कि हम वृक्षों को कटने नहीं देंगे। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे हो जाएगा? जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, वन संरक्षण से। और आपको पता है कि इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। आगे बढ़िए। विश्व वन दिवस है। विश्व वन दिवस जो है वो हम मनाते हैं 21 मार्च को। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित ये हुआ कि 21 मार्च को क्या मनाना है? विश्व वन दिवस। ठीक है। चिपको आंदोलन संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से। ये अभी आपने सुना है, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है चिपको आंदोलन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जैवीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण तथा प्रबंधन की दिशा में कदम नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कदम नहीं है। जैवीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में सामाजिक वानिकी, ये पॉजिटिव बातें हैं। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन ये जो जल विद्युत परियोजनाएं है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स, इससे पारिस्थितिक तंत्रों का कोई फायदा नहीं होता, संरक्षण नहीं होता, प्रबंधन नहीं होता। उल्टा ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट से इससे पारिस्थितिक तंत्रों को क्षति पहुंचती है। क्षति कैसे पहुंचेगी? जो भी आपके पशु हैं, पशु के आवास का विनाश होता है, जंगलों की कटाई होती है, जलधारा परिवर्तन हो जाता है। तो ये जल विद्युत परियोजना जो है ये आपका जैवीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण की दिशा में कदम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र के जल विभाजक क्षेत्र में वनीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। क्यों करना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जल विभाजक क्षेत्र आप किसको बोलेंगे? जल विभाजक क्षेत्र ना वैसा क्षेत्र होता है, वैसी उच्च भूमि होती है जहां से जल धाराएं अलग अलग दिशाओं में बहती है। ठीक है, दो दिशाओं में या फिर अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो वैसे वाले क्षेत्रों में वनीकरण को, यानी पेड़ पौधा लगाना चाहिए, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा? जो नदियों का जल प्रवाह है वो नियंत्रण में रहेगा। नदियों का जल प्रवाह इससे नियंत्रित होता है। नेक्स्ट, खनिज संसाधनों के खनन तथा उपयोग से जनित निम्न में से कौन एक पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है? यहां भी ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोला है कि प्रभाव नहीं है। खनिज संसाधन का जो हम खनन करते हैं तो पर्यावरण के ऊपर इसमें से क्या होगा? जो पर्यावरण के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिएगा, जैव विविधता का ये ना, इसको काट करके इसको कर लीजिएगा, ये ह्रास है, डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता का ह्रास तो होगा अगर आप खनिज संसाधनों का खनन करेंगे, उपयोग करेंगे। भूस्खलन होगा, लैंडस्लाइड, वायु प्रदूषण भी इससे होगा। लेकिन ओजोन परत का ह्रास जो है ये ह्रास नहीं होगा, ये ह्रास होगा यहाँ पे। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर खनिज संसाधनों के खनन से नहीं होता, खनिज संसाधनों के उपयोग से नहीं होता। आपको पता है, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि ओजोन परत का जो ह्रास है ये होता है सीएफसी के कारण। सीएफसी का फुल फॉर्म बताएंगे आप? क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि जो एसी आप यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, उससे जो है वायुमंडल में जाता है सीएफसी रिलीज होकर के, यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन। यहां पे बोला था खनिज संसाधन का खनन, तो खनिज संसाधन के खनन का ओजोन परत के ह्रास से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, पृथ्वी के कुल जल आयतन में भूगर्भिक जल का प्रतिशत योगदान है। देखिए, अगर आप ये देखिएगा ना तो 0.76% आपको मिलेगा। तो 0.76 के अप्रॉक्स में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 0.02 तो नहीं है, 0.06 नहीं है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं 0.6 या फिर 0.7 के लगभग है। क्या चीज? भूगर्भिक जल का प्रतिशत। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता सन 2011 में रही। सन 2011 में प्रति व्यक्ति जल जो उपलब्ध था वार्षिक तौर पर वो था आपका 1545 घन मीटर। अब ये जो आंकड़ा है 2011 का, जो आंकड़ा मिला है कि प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता 1545 घन मीटर थी, ये आंकड़ा मिला है भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार। और जल संकट हम कब बोलते? जब यही जो है 1545 है ना, अगर ये 1000 घन मीटर से कम हो जाता तब हम कहते हैं कि जल संकट की स्थिति है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में नवीनतम राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई।
देखिए राष्ट्रीय जल नीति में जो है वो 2012 में संशोधन किया गया था। तो नवीनतम क्या हो गया आपका, सन 2012 में नवीनतम राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई। नेक्स्ट है, भारत में जल संरक्षण वर्ष निम्न में से किसे घोषित किया गया? आपके भारत सरकार द्वारा जल संरक्षण वर्ष जो है वो 2013 को घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? अब यहाँ पर आपका आंसर जो होगा, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा था, भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? देखा जाए तो आंसर आपका असम होगा, लेकिन अगर हम क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो फिर बिहार में बाढ़ अधिक आती है। और अगर सीधा सीधा ये आपका क्वेश्चन है इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है, तो फिर असम में बाढ़ अधिक आती है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से आंसर क्या बनेगा, बिहार बनेगा। इनमें से भारत के किस राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? अब देखिए बाढ़ तो आती है लेकिन कब आ रही है, सर्दी के महीने में। तो सर्दी के महीने में जो है तमिलनाडु में बाढ़ आती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक भारत में अति सूखा प्रभावित क्षेत्र है? अगर देखा जाए तो सूखा प्रभावित क्षेत्र जो है अरावली पहाड़ियां भी है, लेकिन आपको बोला है कि इनमें से सबसे ज्यादा अति सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? आपका गुजरात का कच्छ क्षेत्र जो है ये अति सूखा है। क्यों? क्योंकि वर्षा यहाँ पर कम होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कावेरी जल विवाद का विषय महत्वपूर्ण था? ये कावेरी जल विवाद जो है, कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर दो राज्यों में विवाद हुआ है। भारत के दो राज्यों में, कौन कौन सा है वो आपका, तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो है कौन सा विवाद है, कावेरी जल विवाद। क्यों है? कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर है। नेक्स्ट, किशन गंगा परियोजना, अब एक फिर से आया है विवाद, ये दो देशों के बीच है। किशन गंगा परियोजना विवाद है, ये जो है आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य है। किशन गंगा परियोजना विवाद किसके बीच है? भारत पाकिस्तान के मध्य। अब इसमें क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में जो एक नदी है, कौन सी नदी, झेलम नदी, उसकी जो एक सहायक नदी है, यानी कि झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा, तो इसके ऊपर जो है हमने क्या किया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना दिया। अब पाकिस्तान क्या बोलता है, पाकिस्तान का जो आरोप है वो आरोप है कि यह जो है, ये जो आपने इसके ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बना दिया है, किसके ऊपर, झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा नदी के ऊपर, तो यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन करती है और इससे पाकिस्तान में पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी। तो ये आरोप किसका है, पाकिस्तान का है, और जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है वो भारत ने बनाया है। तो किशन गंगा परियोजना विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बगलिहार परियोजना। ये जो है आपका जल विद्युत परियोजना है। बगलिहार परियोजना कहाँ स्थित है? ये है आपका चिनाब नदी पर, और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। अब इसमें ये है क्या, बगलिहार परियोजना में क्या किया गया है, यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन के लिए नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह है ना, उसका उपयोग करके बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है, कहाँ है, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, बांध परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय समस्याएं हैं। बांध परियोजना अगर कहीं होती है, यानी कि ये जो आपका डैम कंस्ट्रक्शन का काम है, इससे रिलेटेड कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं हमें हो सकती है? देखिए, कुछ पादप, पादप का मतलब क्या है, पेड़ पौधे, वो जंतु प्रजातियों का विलुप्तीकरण, ये तो हो सकता है। भूस्खलन भी हो सकता है। मृदा अपरदन, यानी कि मिट्टी का कटना छटना, उसको हम बोलते हैं मृदा अपरदन। वो अवनयन, यानी जो मिट्टी की क्वालिटी है या फिर जो फर्टिलिटी है उसका डिग्रेड हो जाना, डाउन हो जाना, ये सब जो है ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है किससे, बांध परियोजना से। तो आपका आंसर यहाँ पे जो बनेगा ये बनेगा ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस दिन विश्व जल दिवस, ये आपको पता होगा, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं हम, 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत आप किसको बोलेंगे, लंबे समय से हम जिसको यूज करते आ रहे हैं और जो आपके पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, और एक दूसरा होता है गैर परंपरागत, जो आधुनिक है, रिसेंटली यूज करना हमने शुरू किया है, और जो अनलिमिटेड हमारे पास अवेलेबल होता है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कौन एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है क्या है, पेट्रोलियम लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं,
कोयला भी और बायोमास ऊर्जा भी, लेकिन ये परमाणु ऊर्जा जो है ये आपका वैज्ञानिक ऊर्जा स्रोत है, आधुनिक इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? एक होता है आपका परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। यहाँ पे बोल रहा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। देखिएगा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इसको जो है ना हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में ही रखते हैं, लेकिन ये जो आपका परमाणु ऊर्जा है इसको हम कहते हैं कि ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसमें होता क्या है ना, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, और आपको पता है कि यूरेनियम जो है वो हमारे पास सीमित मात्रा में है, इसलिए परमाणु ऊर्जा को रखा जाता है आपका, ये जो है कहा जाता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत ये नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है, विश्व में बढ़ती ऊर्जा मांग के लिए उत्तरदायी कारक है। ऊर्जा यानी कि एनर्जी की डिमांड जो है वो बढ़ते ही जा रही है, तो इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या होगा? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर ऊर्जा का मांग भी बढ़ेगा। संपन्न जीवन शैली, अब गर्मी है, ठंड है, गर्मी में आपको कूलर वगैरह चाहिए तो एसी चाहिए, उस समय भी आपको ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठंड है तो उसमें आपको हीटर चाहिए, यानी कि जीवन शैली जो है अब वो भी अपडेटेड हो गया है, तो यहाँ पे भी एनर्जी चाहिए। आर्थिक विकास, इसके लिए भी जो है एनर्जी की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बढ़ती ऊर्जा मांग के लिए उत्तरदायी कारक ये सब हो जाएगा। आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। भारत में जो है इन इंडिया टाइडल एनर्जी, अब ये टाइडल क्या है आपको पता है, समुद्र में जो है वो ज्वार भाटा आता है तो वहां से एनर्जी, टाइडल एनर्जी यानी जो आपका ज्वार भाटा आता है वहां पर से एनर्जी जनरेट करना और फिर उसका यूज करना। इज प्रोड्यूसिंग इन द एरिया, यहाँ पे AREA कर लीजिएगा आप। ये जो है ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन कहां पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए जो है आपका कच्छ क्षेत्र में, यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 73, विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली की स्थापना निम्न में से भारत के किस क्षेत्र में की गई है? आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है आपका सीमांध्र, यहां पर किया गया है। इससे करते क्या है, सौर ऊर्जा से भाप उत्पन्न होता है और इस भाप का यानी वाष्प का जो प्रयोग है वो खाना बनाने के लिए या फिर सैनिटाइजेशन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बायोगैस एक घुलनशील गैस जो प्रमुख रूप से रखती है। अब बायोगैस में क्या क्या इंक्लूड होता है? मीथेन और ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन तो नहीं होगा, क्या होगा? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, भारत में भूरी क्रांति संबंधित है। ब्राउन रिवॉल्यूशन आपको क्या लगता है किससे होगा? मृदा से। ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है मृदा से रिलेटेड है, और मृदा का जो रिलेशन है वो आपको क्या लगता है किससे हो सकता है? सौर ऊर्जा, मत्स्य उत्पादन यानी कि फिश प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन या फिर बायोगैस उत्पादन से। तो भूरी क्रांति जो संबंधित है किससे है? बायोगैस उत्पादन से है, बायोगैस प्रोडक्शन से है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 to 100।